नमो नमः। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है समास। दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक नया शब्द बनाना, उसे हम लोग समास कहते हैं। शब्दों का सौंदर्य बढ़ाने के लिए या भाषा का सौंदर्य बढ़ाने के लिए हम लोग समास का उपयोग करते हैं। जैसे अगर मुझे कहना है कि वृक्ष के पास एक लड़का खड़ा है या लड़का है, तो मैं अगर बोलूँगी, इसको अगर मुझे बोलना है तो मैं बोलूँगी वृक्षस्य समीपम एकः बालकः अस्ति। तो इसके बदले मैं बोल सकती हूँ कि उपवृक्षम एकः बालकः अस्ति। तो इससे क्या होता है, भाषा का सौंदर्य भी बढ़ रहा है और शब्दों की लेंथ यानी वाक्य की लेंथ जो है वो कम हो रही है। तो संक्षेप में किसी भी चीज़ को संक्षेप में बताना, तो इसे हम लोग कहते हैं समास। तो आज समास में हम लोग सारे इम्पोर्टेंट समास जो 10th स्टैंडर्ड के लिए निर्धारित है वो सब देखने वाले हैं। उसमें हम लोग देखने वाले हैं पहले अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास के 3 भेद है। एक है उपपद तत्पुरुष, विभक्ति तत्पुरुष और नए तत्पुरुष। ठीक है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको सारे ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो आपको एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाले हैं और आपको समास में पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले अव्ययीभाव समास से। अव्ययीभाव समास में सबसे पहला पद अव्यय होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अभी कौन से ये अव्यय है। यथा, अनु, उप, स, निर, निश और प्रति। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं यथा। यथा के बदले हम लोग लिखने वाले हैं अनतिक्रम्य। अनतिक्रम्य का मतलब होता है अनुसार। ठीक है, जैसे शक्ति के अनुसार, तो यथाशक्ति दान कीजिए, हम लोग ऐसा बोलते हैं कि यथाशक्ति दान कीजिए। तो हम लोगों को इसको समास में जब हम लोग पूरा पद लिखते हैं उसको बोलते हैं समस्त पद, और जब हम लोग उसको अलग अलग करते हैं तो उसको कहते हैं समास का विग्रह करना। ठीक है, उसको कहते हैं समास विग्रह। शब्दों को अलग अलग तोड़ना, अलग अलग करना, उसको बोलते हैं समास विग्रह। और जब हम लोग उसको पूरा लिखेंगे तो वो बन जाता है समस्त पद। तो जैसे अभी एग्जाम्पल देखिए, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, तो इसका विग्रह करते वक्त हम लोग क्या करेंगे, शक्ति अनतिक्रम्य यानी शक्ति के अनुसार। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, यथा मतिम यानी अपनी मति मतलब बुद्धि, अपनी बुद्धि के अनुसार। यथा मति निर्णय कीजिए यानी मति के अनुसार, तो इसका विग्रह हो जाएगा मतिम अनतिक्रम्य। तो इस तरीके से आपको समास का विग्रह करने के लिए भी एग्जाम में आता है और पूरा सामासिक पद लिखने के लिए भी आपको एग्जाम में आता है। तो आपको दोनों तरीके से पता होना चाहिए कि पूरा सामासिक पद कैसे लिखना है और समास का विग्रह कैसे करना है। उसके बाद आता है अनु। अनु के लिए हम लोग लिखेंगे योग्यम या पश्चात। दूसरा पद कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको योग्यम लिखना है या पश्चात लिखना है। एग्जाम्पल देखते हैं, अनुरूपम। तो अनु में आपको याद रखना है कि आपको दूसरे पद की षष्ठी विभक्ति करनी है, दूसरे पद की आपको षष्ठी विभक्ति लगानी है। जैसे अनुरूपम रूपस्य योग्यम। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं,
अनुरथम, अब रथ के योग्य नहीं बोल सकते, रथ के पश्चात, तो दूसरे पद की षष्ठी विभक्ति करेंगे, रथस्य पश्चात, ये हो गया इसका विग्रह। तो पूरा सामासिक पद हो गया अनुरथम और इसका विग्रह हो गया रथस्य पश्चात। उसके बाद अभी देखते हैं उप। उप के लिए हम लोग लिखेंगे समीपम। जैसे मैंने शुरुआत में आपको बोला था कि समीपम के लिए हम लोगों को पर बोलना है कि उपवृक्षम यानी वृक्ष से समीपम। तो वृक्ष से समीपम एकः बालकः अस्ति, इसके बदले हम लोग बोल सकते हैं कि उपवृक्षम एकः बालकः अस्ति। तो इससे भाषा का सौंदर्य भी बढ़ जाएगा और सेंटेंस की यानी वाक्य की लेंथ भी कम हो जाएगी, यानी वो संक्षेप में हो जाएगा। जैसे उपवृक्षम, इसके लिए भी हम लोगों को याद रखना है कि आपको दूसरे पद की षष्ठी विभक्ति करनी है, तो इसका हो जाएगा वृक्षस्य समीपम। उपनगरम, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा नगरस्य समीपम। उसके बाद अभी हम लोग देखने वाला है, नेक्स्ट है स। स के लिए हम लोग लिखेंगे सहितम और हम लोगों को दूसरे पद की करनी है तृतीया विभक्ति। इसके लिए सिंपल सा एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ यहाँ पे, सपरिवारम। हम लोग कहते हैं बहुत बार कि आप सपरिवार हमारे यहाँ आइए, तो परिवार के साथ, परिवारेण सहितम, परिवारेण सहितम। तो स के बदले हम लोग लिखेंगे सहितम और परिवार इस शब्द के हम लोग करेंगे तृतीय विभक्ति, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा परिवारेण सहितम। सस्नेहम यानी प्यार से, तो स्नेहेन सहितम, ये हो जाएगा उसका विग्रह। तो इसका हो जाएगा स्नेहेन सहितम। इस तरीके से हम लोगों को समस्त पद अगर लिखना है तो पूरा समस्त पद हम लोग लिखेंगे। पहला पद हमेशा अव्यय रहेगा और उसके बाद हमें हर एक पद की विभक्ति याद रखनी है। जैसे यथा के लिए हम लोग षष्ठी विभक्ति द्वितीय विभक्ति करेंगे, या हम लोग अनु के लिए षष्ठी विभक्ति करेंगे, सह के लिए हम लोग षष्ठी विभक्ति करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम लोग देखने वाले अभी निर, निश और प्रति। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं निर और निश। इसके बदले हम लोग लिखेंगे अभावः और हम लोगों को दूसरे पद की षष्ठी विभक्ति करनी है। जैसे निर्जलम यानी पानी का अभाव होना, ठीक है। तो हम लोग करेंगे दूसरे पद की षष्ठी, तो जलस्य अभावः। निष्फलम यानी फलस्य अभावः। तो कोई भी अभाव के लिए हम लोग निर और निश इन अवयवों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद लास्ट में आता है प्रति। तो प्रति के लिए हम लोग 2 बार द्वितीय विभक्ति या सप्तमी विभक्ति में इसको लिख सकते हैं। जैसे प्रतिदिनम, तो प्रतिदिनम का समास विग्रह हो जाएगा दीनम दीनम इति या दीने दीने यानी हर एक दिन। प्रतिवर्षम यानी हर साल, तो इसका विग्रह हो जाएगा वर्षम वर्षम इति या वर्षे वर्षे।
तो इस तरीके से आपको अव्यय भाव समास जो है उसको सॉल्व करना होता है। आपको सारे के सारे अव्यय याद रखने हैं, यथा, अनु, उप, निर, निश, स और प्रति, और उसके लिए कौन सी विभक्ति लगती है और उसके बदले हम लोग किस शब्द का प्रयोग करेंगे वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। इस तरीके से आप अव्यय भाव समास आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ने अव्यय भाव समास के बारे में पढ़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी द्वंद्व समास के बारे में। द्वंद्व समास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इतरेतर द्वंद्व समास और समाहार द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास के दो प्रकार है, इतरेतर द्वंद्व समास और समाहार द्वंद्व समास। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इतरेतर द्वंद्व समास। तो इतरेतर द्वंद्व समास में एक ट्रिक आपको बता रही हूँ, वो आपको ध्यान से देखनी है। अगर समस्त पद की जो एंडिंग है वो अगर द्विवचन में हो रही है, यानी औ या ए में द्विवचन में एंड हो रही है, तो आपको हर एक पद को प्रथमा एक वचन में डालना है और बीच में च ऐड करना है। च मतलब एंड। जैसे एग्जांपल देखिए, राम कृष्णौ। अभी देखिए यहाँ पे औ में एंड हो रहा है, यानी द्विवचन में एंडिंग है, इसका समस्त पद का द्विवचनी में एंडिंग है। तो इसको हम लोग लिखेंगे रामः च कृष्णः च। ये हो गया इसका विग्रह। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, राम सीते। यहाँ पे भी सीते द्विवचन में एंडिंग है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, हर एक पद को राम और सीता इन दोनों पदों को हम लोग प्रथमा एक वचन में डालेंगे और बीच में च ऐड करेंगे, रामः च सीता च। ये हो गया इसका समास का विग्रह। तो पूरा सामासिक पद कैसे है वो आपको देखना है, और ये ट्रिक है पहचानने की। अगर द्विवचनी एंडिंग है तो हम लोग हर एक पद को प्रथमा एक वचन में डालेंगे और बीच में च ऐड करेंगे, और अगर बहुवचनी एंडिंग है, बहुवचन में अगर एंडिंग है तो हर एक पद को हम लोग प्रथमा बहुवचन में लिखेंगे और बीच में च ऐड करेंगे, प्लस च ऐड करेंगे। जैसे पत्र पुष्प फलानी। अभी यहाँ पे फलानी में एंडिंग जो है ये बहुवचन में है, इसलिए हम लोगों को हर एक पद को प्रथमा बहुवचन में लिखना है और बीच में हम लोग च ऐड करेंगे। जैसे पत्राणि च पुष्पाणि च फलानी च। ये हो गया इसका समास का विग्रह। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, धन धान्यानि। धन धान्यानि, इसमें भी बहुवचनी एंडिंग है, तो हम लोग करेंगे इसको प्रथमा बहुवचन में इसको लिखेंगे हम लोग। तो पहले पद को भी हम लोग प्रथमा बहुवचन में डालेंगे और दूसरे पद को भी हम लोग प्रथमा बहुवचन में लिखेंगे। जैसे धनानि च धान्यानि च। ये हो गया इसका समास का विग्रह। अभी देखते हैं समाहार द्वंद्व समास। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि द्वंद्व समास और समाहार द्वंद्व समास को कैसे पहचाने, इतरेतर द्वंद्व समास को और समाहार द्वंद्व समास को कैसे पहचाने। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आपको एंडिंग नपुंसकलिंग में दिखे तो वो 100% समाहार द्वंद्व समास है, और अगर आपको एंडिंग द्विवचन या बहुवचन में दिखती है तो वो इतरेतर द्वंद्व समास है। ये आपको याद रखना है, इससे आपका कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। तो अभी समाहार द्वंद्व समास, समाहार मतलब ग्रुप, दो चीज़ों का या तीन चीज़ों का ग्रुप। जब भी हम लोगों को दो पदों का बोध हो रहा है तो हम लोग इसके लिए लिखेंगे एतयोः समाहारः। और अगर हम लोगों को समस्त पद में दो से ज़्यादा पदों का बोध हो रहा है
तो हम लोग लिखेंगे एतेषां समाहारः। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अहि नकुलम। अहि मतलब सांप और नकुलम मतलब नेवला, सांप और नेवला। तो अहि च नकुलः च एतयोः समाहारः। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे अपने को दो ही पद का बोध हो रहा है, एक सांप और एक नेवला, इसलिए हम लोगों ने लिखा है एतयोः समाहारः। तो इस तरीके से आपको समाहार द्वंद्व समास और इतरेतर द्वंद्व समास दोनों सॉल्व करने हैं। उसके लिए ट्रिक मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि समाहार द्वंद्व समास में हमेशा एंडिंग नपुंसकलिंग यानी म में होती है, और इतरेतर द्वंद्व समास जो है इसमें हमेशा एंडिंग जो है ये तो द्विवचन में रहेगी या तो बहुवचनी एंडिंग रहेगी। तब आपको समझ जाना चाहिए कि ये इतरेतर द्वंद्व समास है। चलिए इसके लिए अभी एक हम लोग वर्कशीट सॉल्व करते हैं ताकि आपको और आसानी से समझ में आए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अव्ययभाव समास के वर्कशीट सॉल्व करेंगे अभी। जैसे अभी यहाँ पे लिखा है अव्ययभाव समास समासम विग्रहम व कुरुत, यानी आपको कभी पूरा पद यानी पूरा समस्त पद लिखने के लिए भी कहा जाता है और कभी कभी उसका विग्रह करने के लिए भी कहा जाता है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है यथा रुचि, यानी रुचिम अनतिक्रम्य, यानी रुचि के अनुसार। रुचि मतलब इंटरेस्ट, तो आपके इंटरेस्ट के अनुसार। तो उसके लिए हम लोग इसका विग्रह करेंगे रुचिम अनतिक्रम्य। दूसरा है यथा स्थानम, यानी स्थान के अनुसार। तो यथा स्थानम हमारा खान पान होना चाहिए, यथा स्थानम हमारा वेशभूषा होना चाहिए। तो जैसा स्थान है वैसा, स्थान के अनुसार। तो हम लोग यहाँ पे उसका विग्रह करेंगे स्थानम अनतिक्रम्य। ठीक है। तीसरा है सशस्त्रम, यानी शस्त्र के साथ। सैनिकः सशस्त्रम युद्धम करोति, यानी शस्त्र के साथ युद्ध करता है। तो स आने पर आपको याद रखना है कि दूसरे पद की तृतीय विभक्ति करनी है, और स के लिए हम लोग लिखेंगे सहितम। तो यहाँ पे उसका विग्रह हो जाएगा शस्त्रेण सहितम। ठीक है। सस्नेहम यानी प्यार से। ठीक है, तो इसका विग्रह हो जाएगा स्नेहेन सहितम। उसके बाद है सपरिवारम, यानी परिवार के साथ। तो परिवारेण सहितम। आपको विग्रह करने के लिए भी पूछा जा सकता है और आपको समस्त पद लिखने के लिए भी पूछा जा सकता है। तो आपको वही ध्यान से देखना है कि आपको कहाँ समस्त पद लिखना है और कहाँ आपको समास का विग्रह करना है। उसके बाद आता है, चलिए आगे बढ़ते हैं, निर्जलम, यानी जल का अभाव। तो निर के लिए हम लोग हमेशा अभावः लिखते हैं, यानी जल का अभाव। तो दूसरे पद की हम लोग करेंगे षष्ठी विभक्ति। तो इसका विग्रह हो जाएगा जलस्य अभावः। उसके बाद है निर्मनुष्यम, निर्मनुष्य, तो मनुष्यों का अभाव। तो यहाँ पे विग्रह हो जाएगा मनुष्याणाम अभावः, यानी मनुष्यों का अभाव। उसके बाद आया है ग्रामे ग्रामे, यानी हर एक गांव में। तो प्रति ग्रामम। गृहे गृहे प्रति गृहम। स्थाने स्थाने प्रति स्थानम। अनुगणेशम, तो अनु के लिए अपने को दूसरे पद की षष्ठी विभक्ति करनी है। ठीक है, गणेशस्य योग्यम। अनुरथम रथस्य पश्चात। उपग्रामम, उपग्रामम में हम लोगों को याद रखना है, उप के लिए हम लोगों को लिखना है समीपम, और दूसरे पद की हम लोग को षष्ठी विभक्ति करनी है, यानी गांव के पास। तो ग्रामस्य समीपम। उपवृक्षम, यानी वृक्ष के पास, वृक्षस्य समीपम।
उपगंगम, अभी यहाँ पे गंगा शब्द स्त्रीलिंगी है तो उसकी हम लोग षष्ठी विभक्ति करेंगे, तो ये आ जाएगा गंगायाः समीपम। उपतटम, तो आ जाएगा तटस्य समीपम। तो इस तरीके से आपको अव्ययभाव समास सॉल्व करना है। ठीक है, आगे देखते हैं अभी। द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले आया है समासम विग्रह व कुरुता, पूरा सामासिक पद लिखना है या तो समास का विग्रह करना है। कभी कभी आपको विग्रह दिया रहता है और आपको पूरा सामासिक पद लिखना होता है, और कभी कभी आपको पूरा सामासिक पद यानी समस्त पद दिया होता है और आपको उसका विग्रह करना होता है। तो दोनों टाइप में यहाँ पे वर्कशीट में दिए हुए एग्जाम्पल्स दिखते हैं। पहला वाला माता च पिता च, अभी यहाँ पे विग्रह करके दिया हुआ है और आपको पूरा समस्त पद लिखना है, तो इसका पूरा समस्त पद हो जाएगा माता पितरौ, माता और पिता। रामः च लक्ष्मणः च, तो यहाँ पे दो है पद आए हुए तो हम लोग लिखेंगे और एंडिंग में हम लोग द्विवचनीय एंडिंग लगाएंगे, राम लक्ष्मणौ, ये हो जाएगा इसका समस्त पद। ग्रीष्म वसंतो, यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि ये द्विवचनीय एंडिंग है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ग्रीष्मः च, ऋतुओं के नाम है, वसंतः च। पशु खगाहा, यहाँ पे देखिए खगाहा शब्द जो है ये बहुवचन में आया हुआ है, इसलिए हम लोगों को दोनों पदों को बहुवचन में डालना है। तो पशु शब्द उकारांत है तो इसका बहुवचन हम लोग करेंगे पशवः च खगाहा च, ये हो जाएगा इसका विग्रह। ईश कृष्णौ, यहाँ पे द्विवचन में एंडिंग आया हुआ है कृष्णौ, तो इसलिए हर एक पद को हम लोग प्रथमा एक वचन में डालेंगे और बीच में च ऐड करेंगे, तो इसका विग्रह हो जाएगा ईशः च कृष्णः च। मृग शुगालौ, मृग मतलब हिरन और शुगाला मतलब फॉक्स, तो यहाँ पे भी द्विवचन में एंडिंग आया हुआ है, इसलिए हम लोगों को प्रथमा एक वचन में हर एक पद डालना है और बीच में च ऐड करना है। तो यहाँ पे आएगा मृगः च श्रुगालः च, ये हो जाएगा इसका विग्रह। अभी देखिए नेक्स्ट वाला पत्र पुष्पाणि, अभी पुष्पाणि ये बहुवचनी एंडिंग है तो हम लोगों को हर एक पद को प्रथमा बहुवचन में लिखना है और बीच में च ऐड करना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पत्राणि च पुष्पाणि च, ये हो जाएगा इसका विग्रह। पुष्प फलानी, यहाँ पे भी फलानी में बहुवचनी एंडिंग आया हुआ है, इसलिए हम लोगों को दोनों पदों को प्रथमा बहुवचन में डालना है और बीच में च ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा पुष्पाणि च फलानी च। आगे वाला देखिए धन धान्यानि, यहाँ पे भी एंडिंग जो है ये बहुवचन में आया हुआ है, ये ट्रिक है पहचानने की। तो अगर बहुवचनी एंडिंग आपको दिखता है तो आपको हर एक पद को प्रथमा बहुवचन में डालना है और बीच में च ऐड करना है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे धनानि च धान्यानि च। अभी देखिए नेक्स्ट सर्प नकुलम, यहाँ पे देखिए एंडिंग आया हुआ है नपुंसकलिंगी यानी म में आया हुआ है, तो ये है समाहार द्वंद्व समास। पहले हम लोग ने जो किए वो है सारे इतरेतर द्वंद्व समास के एग्जाम्पल्स, और अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो है समाहार द्वंद्व समास। तो यहाँ पे एंडिंग जो है ये नपुंसकलिंगी में आया हुआ है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे सर्पः च नकुलः च एतयोः समाहारः, यानी इन दोनों का ग्रुप। सर्पः च नकुलः च, दो ही पद है, दो ही पदों का बोध हो रहा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे एतयोः समाहारः। सुख दुखम यानी सुख और दुख, यहाँ पे भी म में एंडिंग आया हुआ है तो इसलिए ये है समाहार द्वंद्व समास। तो सुखम च दुखम च एतयोः समाहारः, ये हो जाएगा इसका विग्रह। दंतोष्ठम,
दंत और होठ इनका समाहार, तो दांत 32 और होठ 2, तो यहाँ पे हम लोग इसको बहुवचन में डालेंगे, दंताः च ओष्ठौ च, और यहाँ पे लिखेंगे एतेषां समाहारः, क्योंकि यहाँ पे 2 पदों का बोध नहीं हो रहा है, 2 से ज़्यादा पदों का बोध हो रहा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एतेषां समाहारः। मुख नेत्रम, मुख और नेत्र 2 आंखें और 1 मुख, तो यहाँ पे भी 2 से ज़्यादा पदों का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे भी हम लोगों को लिखना है एतेषां समाहारः है। कैसे लिखेंगे, मुखम च नेत्रे च, 2 आंखें हैं इसलिए एतेषां समाहारः। हस्तपादम, हस्त मतलब हाथ, पाद मतलब पैर, 2 हाथ और 2 पैर, यानी 2 से ज़्यादा पदों का बोध हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे विग्रह करते वक्त लिखेंगे हस्तौ च पादौ च एतेषां समाहारः। अगर 2 पदों का बोध हो रहा है तो लिखेंगे एतयोः समाहारः, और 2 से ज़्यादा पदों का बोध हो रहा है तो हम लोग लिखेंगे एतेषां समाहारः। अभी है आगे पुत्रौ, तो ये पुत्रौ जो आया है ये इतरेतर द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है, पुत्रः च पुत्रः च, ये हो जाएगा इसका समास का विग्रह। तो इस तरीके से हम लोगों ने अव्ययभाव समास और द्वंद्व समास ये दोनों हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन भी देखा, और इसके साथ साथ हम लोगों ने एक वर्कशीट भी सॉल्व की ताकि आपको इसको अच्छे से समझ में आ सके, सारे ट्रिक्स आपको याद रखनी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।